हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन यानी मानव में रक्त परिसंचरण को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में वहन। तो देखिए, पौधों में वहन एक अनोखी घटना है, क्योंकि पौधों में हार्ट यानी हृदय जैसी ऐसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है जिसके द्वारा पदार्थों को पंप किया जा सके। इसके बावजूद भी जल मृदा से गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ट्रैवल करते हुए ऊंचे ऊंचे वृक्षों के टिप यानी शीर्ष भाग तक पहुंचता है। क्लियर? तो ये सारी घटनाएं, ये सारी प्रक्रियाएं कैसे संभव हो पाती हैं, वो सब समझने के लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में वहन। पौधों में मानव की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र नहीं होते हैं, बल्कि उनमें दो प्रकार की नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा पौधों के अंदर वहन का कार्य संपन्न होता है। और वो दोनों जो नलिकाकार संरचनाएं हैं ना, दो प्रकार की, वो हैं जाइलम तथा फ्लोएम। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पौधों में पदार्थों का वहन जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा होता है। क्लियर? अब प्रश्न ये उठता है कि जाइलम द्वारा किन पदार्थों का वहन होता है और फ्लोएम द्वारा किन पदार्थों का वहन होता है। तो देखिए, जो जाइलम है ना, जो जाइलम नलिकाएं हैं, नलिकाकार संरचनाएं, तो जाइलम जल तथा खनिज पदार्थों, किसका किसका? जल तथा खनिज पदार्थों यानी मिनरल्स को पौधे के जड़ से उसके पत्तियों एवं अन्य वायवीय भागों तक पहुंचाते हैं। देखिए, जो नलिकाकार संरचनाएं हैं ना, क्या जाइलम वो किन किन पदार्थों का वहन करते हैं? वो जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करते हैं। और वो कहां से कहां लेके जाते हैं? पौधे के जड़ से, यानी जो नीचे मृदा में जड़ फैली हुई है ना, उन जड़ों से लेकर के जाते हैं कहां? ऊपर की ओर, पौधे के ऊपर की ओर। कहां? पत्तियों एवं उसके अन्य वायवीय भागों तक। क्लियर? अब देखिए, यहां एक बात समझ लीजिए कि पौधों के लिए, जो पौधे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसके लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो क्या हैं? जल हैं तथा खनिज पदार्थ हैं। और पौधों के लिए इन पदार्थों का जो स्रोत होता है ना, यानी कि जल और खनिज पदार्थों का जो स्रोत होता है, वो होती है मृदा यानी मिट्टी। और मृदा यानी मिट्टी के अंदर जो पौधे के फैले हुए जड़ हैं ना, वे जड़ क्या करते हैं? इन पदार्थों को, यानी जल यानी खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं और वहां से वो पदार्थ ट्रांसफर होते हैं जाइलम में। और जाइलम जो नलिकाकार संरचनाएं हैं ना, उन जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर ये पहुंचते हैं कहां? पत्तियों तथा अन्य वायवीय भागों तक, पौधे के पत्तियों और अन्य वायवीय भागों तक। क्लियर? यानी कि जाइलम द्वारा किसका? जल तथा खनिज पदार्थों का वहन होता है। सिंपल। क्लियर? अब प्रश्न ये उठता है कि फ्लोएम द्वारा किन पदार्थों का वहन होता है। तो देखिए, जब पत्तियों में ये जल तथा खनिज पदार्थ पहुंचते हैं तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा वायुमंडल से लिए हुए कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करती हैं? भोज्य पदार्थों का निर्माण करती हैं। और उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम लोगों ने उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे फिर से पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक? अब क्या है कि जब वो भोज्य पदार्थ का जब निर्माण हो जाता है इन पत्तियों में, तो वो निर्मित भोज्य पदार्थ ये फ्लोएम द्वारा ढोया जाता है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि जब पत्तियों में भोज्य पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ निर्मित हो जाते हैं पत्तियों में, तो वहां से, उन पत्तियों से भिन्न भिन्न जगह जाना है उन भोज्य पदार्थों को, क्योंकि पौधे के विभिन्न अंगों को उसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक अंग को है उसके। तो वहां से, यानी पत्तियों से उन भोज्य पदार्थों, निर्मित भोज्य पदार्थों का जो वहन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। यानी कि अगर जाइलम जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, कहां से? मृदा से जड़ में आया हुआ जो पदार्थ है, जड़ से होते हुए पूरा पत्तियों और वायवीय भागों तक, तो वहीं फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों में जो निर्मित भोज्य पदार्थ हैं उनका वहन करता है। और कहां करता है?
पौधे के विभिन्न अंगों तक। क्लियर? अभी समझ में आ गया होगा कि दो नलिकाकार संरचनाएं हैं, दो प्रकार की, जो कि है जाइलम और फ्लोएम, जिनसे पौधों में पदार्थों का वहन होता है। और जो जाइलम है वो जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करते हैं। कहां से कहां? जड़ से ऊपर की ओर, कहां तक? पत्तियों एवं उसके अन्य वायवीय भागों तक, पौधे के पत्तियों एवं उसके अन्य वायवीय भागों तक। और जो फ्लोएम है ना, जब पत्तियों में इन पदार्थों की सहायता से, जो जल है, खनिज पदार्थ, इनकी सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उस भोज्य पदार्थ, वो जो निर्मित भोज्य पदार्थ है पत्तियों में, उनका वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। कहां तक करता है? पत्तियों से कहां तक? विभिन्न, यानी कि शरीर के, उसके पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है कौन सा? फ्लोएम, यानी कि उनका वहन करता है। क्लियर? अब ये तो रहा एक आउटलाइन, यानी कि एक रूपरेखा रही किसका? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यानी पौधों में वहन का। ठीक? अब प्रश्न ये उठता है कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप ये पदार्थ पूरे पौधे में वो होते हैं, परिसंचरित होते हैं, यानी कि उनका वहन होता है। ठीक? तो उन सभी प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमें पौधों में जो वहन है ना, उसकी क्रियाविधि को समझना होगा। ठीक? तो चलिए हम लोग पौधों में वहन की क्रियाविधि को समझते हैं। पौधों में वहन की पूरी प्रक्रिया को हम लोग बहुत ही आसानी से इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये डायग्राम किसका है? एक पौधे का बनाया गया है, जिसमें ये जो है ना, ये उसका तना है, ये पत्तियां हैं, और ये जमीन के अंदर जो ये संरचनाएं निकली हुई हैं, चारों तरफ बिखरी हुई हैं ना, पसरी हुई हैं ऐसे, वो इसकी जड़ें हैं। ठीक? यहाँ पे तने को थोड़ा सा चौड़ा दिखाया गया है, ताकि इसके अंदर ये जो संरचनाएं बनाई गई हैं ना, वास्तव में यही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, तो उसको आसानी से समझाया जा सके, इसीलिए इसको थोड़ा अपेक्षाकृत चौड़ा बनाया गया है तने को। ठीक? तो अब देखिए क्या है कि पौधे अपने भोजन के निर्माण और ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो आवश्यक जल और खनिज पदार्थ है ना, उसको कहां से प्राप्त करते हैं? उसको जमीन से, यानी मृदा से प्राप्त करते हैं। वो मृदा या सॉइल क्या है कि मिनरल और वाटर का बहुत ही बेहतर स्रोत है। किसके लिए? पौधों के लिए। तो यहां से वो किसके द्वारा अवशोषित करेंगे उसको? जो इसके अंदर उसकी संरचनाएं हैं पौधे की, कौन सी संरचनाएं? जड़ें हैं, है ना? तो यानी कि जड़ द्वारा मृदा से ये पौधे जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। और खनिज पदार्थों में कौन कौन से मुख्य हैं? जो खनिज तत्व मुख्य हैं, जिनका ये मुख्यतः अवशोषण करते हैं, वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक? तो अब देखिए, ये तो प्रक्रिया होती है किसमें? इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, कि ये अवशोषित करते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं कहाँ? पत्तियों तक, और पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, और फिर से पत्तियों से वो भोजन पूरे पौधे के पूरे भागों में, सभी हिस्सों में स्थानांतरित होता है, वहां पर पहुंचता है। ठीक? तो ये पूरी प्रक्रिया होती है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, यानी पौधों में वहन जो होता है, इस प्रक्रिया में ये पूरी प्रक्रिया शामिल है। ठीक? अब क्या है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से चरण आते हैं, कौन कौन सी घटनाएं शामिल है, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से यहां से समझेंगे। ठीक? तो अब देखिए क्या है कि मृदा में क्या भी बात की गई कि मिनरल्स, यानी कि खनिज पदार्थ, और H2O यानी जल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो पहले उसको यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए, मिनरल्स को यानी खनिज पदार्थों को हम लोग रेड कलर से, रेड डॉट से दिखाएंगे, और जो जल है यानी H2O को हम लोग ब्लैक डॉट से दिखाएंगे। ठीक? तो ये है सॉयल, और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं क्या? ये सभी क्या हो जाएंगे? मिनरल्स हो जाएंगे। तो ये सभी क्या हो गए? मिनरल्स हो गए। ठीक? मिनरल्स यानी खनिज तत्व। और देखिए, ये खनिज तत्व को क्या करेगा? ये जड़ की कोशिकाएं जो है ना, वो अवशोषित करती हैं, सक्रिय रूप से उसको अवशोषित करती हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ये जो खनिज तत्व है ना, इनको ये आयन के रूप में, जो खनिज तत्व है या खनिज लवण, उनको आयन के रूप में ये अवशोषित करते हैं जड़। ठीक? तो यहाँ पे यानी कि जो रेड कलर से बनाया गया है वो क्या है? आयन है। ठीक? और इसको अब ट्रांसफर करते हैं, ये अवशोषित करेंगे अंदर, है ना, ये सभी अवशोषित करेंगे इन खनिज पदार्थों को। ये कुछ ऐसे। ठीक? तो जब अवशोषित कर लेंगे तो यानी कि ये जो खनिज तत्व के आयन हैं, यानी खनिज आयन, ये इनके अंदर ऐसे कुछ चले जाएंगे। तो इनके अंदर इनकी अधिकता होने लगेगी, धीरे धीरे ये
जो खनिज आयन हैं वो इसके अंदर जड़ की कोशिकाओं में ऐसे जाकर के एक्युमुलेट यानी कि एकत्रित होने लगेंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे जाकर के एकत्रित होने लगेंगे। ठीक, यानी कि ये जो मृदा में क्या थे, खनिज तत्व के आयन थे, वो अभी ट्रांसफर हो गए कहाँ, जड़ के अंदर, इसके जड़ के कोशिकाओं के अंदर ट्रांसफर हो गए। और अब क्या है कि इसके प्रभाव से ये जो इसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं ना खनिज तत्व के आयन, यानी खनिज आयन जो इन जड़ों के अंदर ट्रांसफर हुए हैं, इनकी अधिकता होने के कारण, जब ये अधिक होने लगते हैं, इनकी मात्रा जब अधिक होने लगती है, तो इनके प्रभाव से H2O यानी जल भी मृदा से खींचते हुए जड़ के अंदर चले जाते हैं। यानी कि आयन की मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों जल जो है ना वो मृदा से खींच करके अंदर जड़ों के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो उसको भी बना लेते हैं, ब्लैक डॉट से दिखाते हैं हम लोग किसको, जल को यहाँ ब्लैक डॉट से दिखा देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सभी हो गए जल के अणु। ठीक, क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्लैक डॉट दिखाया गया है ना ये जल के अणु हैं, और ये जो रेड डॉट दिखाया गया ये मिनरल आयंस हैं, यानी कि खनिज के आयन हैं। अभी यहाँ उसको इंडिकेट भी कर दिया जाएगा। तो ये भी जब देखिए, जब खनिज आयनों की संख्या इसके अंदर जड़ के अंदर बढ़ने लगती है, उनकी संख्या बढ़ती है, तो उस बढ़ी हुई संख्या के प्रभाव से ये जल के अणु भी अंदर खींचते हुए चले जाते हैं। यानी ज्यों ज्यों मिनरल आयन बढ़ते हैं जड़ के अंदर, त्यों त्यों जल भी उनके अंदर खींचते चले जाएंगे। तो यानी कि ये भी जल भी इसके अंदर क्या होंगे, खींचते हुए चले जाएंगे जड़ों के अंदर, कुछ ऐसे। ठीक, और अब देखिए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक इंडिकेट कर देते हैं कि जो ब्लैक डॉट ऐसे बनाया गया है वो क्या है, वो है H2O यानी वाटर है। और जो रेड डॉट से यहाँ बनाया गया है, रेड डॉट से इसे लाल बिंदु से बनाया गया है, वो क्या है, वो है मिनरल आयन, यानी कि खनिज आयन कह सकते हैं, खनिज आयन है। ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या है कि मिनरल इसके अंदर खींचे चले गए, यानी कि जो जड़ है, पौधे का जो जड़ है वो मिनरल आयन को अपने अंदर अवशोषित किया। और ज्यों ज्यों मिनरल आयन की मात्रा बढ़ती गई इन जड़ों की कोशिकाओं में, त्यों त्यों उनके बढ़ते हुए प्रभाव से जल भी अंदर खींचता हुआ चला गया। ठीक, अब देखिए क्या है कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, और ये अब जल जो इसके अंदर पहुंचा है ना, इसमें ये आयन जो खनिज आयन है वो घुल जाएंगे, और यहाँ से ये जल अंदर ये बढ़ना शुरू करेगा जड़ों में, और ये ट्रांसफर होगा कहाँ, ये यहाँ आया और यहाँ से ये ट्रांसफर हो गया इस जाइलम में। अब देखिए यहाँ ये संरचना देख लीजिए, ये जो नीले कलर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया ना, एक नलिका जैसी संरचना, ये है जाइलम, ये जो नीले कलर से बनाया गया है। और ये रेड कलर से जो बनाई गई है नलिकाओं जैसी संरचना, वो क्या है, वो है फ्लोएम, यानी कि ये जो रेड कलर से बनाया गया ये फ्लोएम है। ठीक, दोनों नलिकाओं जैसी संरचना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब क्या है कि ये जल जो अंदर पहुंचा जड़ के अंदर, वहां से अब देखिए ये जाइलम और फ्लोएम जड़ से लेकर के पत्तियों तक चारों तरफ फैली हुई होती हैं पूरे पौधे में। तो अब यहां से ये अंदर पहुंचा, और यहां से होते हुए ये जल ट्रांसफर हुआ कहाँ, ट्रांसफर होगा ये जाइलम में। और इसके अंदर ये जल जो ट्रांसफर हुआ जाइलम में, उसके अंदर क्या है, मिनरल आयन भी घुले होंगे, जो खनिज आयन है वो भी घुले होंगे, तो उसके साथ ही साथ वो भी ट्रांसफर होंगे इसमें। और ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हुए ऐसे आएंगे ना, भरते हुए, क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो ये इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इस नलिका में ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ना शुरू करेंगे, है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि एक कॉलम जैसी संरचना बन जाएगी, एक पिलर जैसी संरचना बन जाएगी, कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, जिसमें ऐसे भरा हुआ है पूरा पानी। ठीक, एक कॉलम, एक पिलर जैसी संरचना बन जाएगी, एक स्तंभ बन जाएगा, जिसे जल स्तंभ कहते हैं, क्योंकि जल से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं
कि जो खनिज आयन है वो जड़ द्वारा अवशोषित होते हैं मृदा से, और अब उनकी संख्या बढ़ने के कारण जो H2O यानी जल हैं वो भी खिंचते हुए चले जाते हैं जड़ के अंदर, और वहां से वो धीरे धीरे ट्रांसफर होते हैं कहाँ, जाइलम के अंदर, और जाइलम में पहुंच करके वो जल स्तंभ का निर्माण करते हैं। जल स्तंभ कोई बहुत भारी शब्द नहीं है, सीधा सा है कि एक लंबी सी संरचना ऐसे दिख रही है ना, जो स्तंभ या कॉलम या पिलर जैसी संरचना दिख रही है, और किसकी बनी हुई है, जल की बनी हुई है, इसलिए जल स्तंभ उसको कहेंगे। ठीक, क्योंकि धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ते हुए स्तंभ की तरह ही दिखने लगा। ठीक, तो इतनी प्रक्रिया ही यहां पहले पॉइंट में लिखी गई है। पहला पॉइंट क्या है कि क्रियाविधि क्या है, इस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की क्रियाविधि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो उसका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जड़ें मृदा से सक्रिय रूप से खनिज आयन का अवशोषण करती हैं या खनिज आयन अवशोषित करती हैं। तो यहां देख सकते हैं खनिज आयन जो रेड कलर से बनाए गए हैं, ये क्या कर रही हैं, जड़ें अवशोषित ही तो कर रही हैं, यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। जिसके फलस्वरूप अब देखिए जो जो ये अवशोषित करेंगी, संख्या इनकी बढ़ेगी जड़ों में इन खनिज आयनों की, तो उनके प्रभाव से जल भी खिंचता हुआ चला जाएगा अंदर। तो वही यहां लिखा गया कि जिसके फलस्वरूप जल मृदा से जड़ों में प्रवेश करता है। देखिए जल भी मृदा से जड़ों में प्रवेश कर लिया। ठीक, और तथा जाइलम में पहुंचकर वो जल जो अंदर प्रवेश किया वो जाइलम में पहुंचकर जल स्तंभ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जल स्तंभ, यानी वाटर पिलर या वाटर कॉलम कह सकते हैं, यहां जो बनी हुई संरचना है, ये जो संरचना। ठीक, तो वहां तक अभी यहां डिस्कस हो गया, समझ में आ गया यहां तक ना। अब देखिए क्या है कि ज्यों-ज्यों ये जल अंदर की तरफ इसमें जाइलम में प्रवेश करता है, क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है कि आयन जो खनिज आयन है वो अवशोषित हो रहे हैं, जल अंदर प्रवेश कर रहा है और निरंतर वो जा रहा है कहां, जल सभी अवशोषित हो करके कहां पहुंच रहा है, ये सभी के सभी जल पहुंच रहे हैं जाइलम के अंदर, और जाइलम के अंदर जाकर के ये क्या बना रहे हैं, वाटर पिलर या जल स्तंभ बना रहे हैं। तो यानी कि धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि नीचे से क्या होगा, वो उनको ऊपर पुश किया जाएगा। लगातार जो नीचे से जल आ रहा है ना, उसको क्या करेगा, ऊपर धकेलेगा, दबाव बनाएगा, ऊपर पुश करेगा। तो यानी कि ये धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता हुआ लेवल चला जाएगा। ये जो वाटर है ना, ये जाइलम में ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। किसके प्रभाव से, नीचे से उनको ऊपर धकेला जा रहा है। किसके द्वारा धकेला जा रहा है, जो नए जल आ रहे हैं, जो नई मात्रा आ रही है ना जल की, उसके द्वारा ऊपर की तरफ इसको धकेला जा रहा है लगातार। ठीक, किसको, जल स्तंभ को, ये जो जल से बना हुआ वाटर पिलर जो बना हुआ है ना जल स्तंभ, उसको। तो अगला पॉइंट वही यहां लिखा गया है कि यह जल स्तंभ, जो जल स्तंभ भी यहां बना था, लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है ना, लगातार ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। किसके द्वारा, जो नए जल आ रहे हैं इसके अंदर, उसके द्वारा। क्लियर। अब देखिए क्या है कि यदि पौधे की लंबाई कम है, यानी कि यदि छोटे पौधे हैं, तो इतनी ही प्रक्रिया काफी है उसके प्रत्येक अंग तक जल को पहुंचाने के लिए, है ना, कि यदि छोटी लंबाई का वो है पौधा, तो इसी प्रक्रिया से जो अंदर से ऐसे जल आ रहा है ना अवशोषित होकर के, और ऐसे ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है जाइलम से होते हुए, ये अगर छोटा प्लांट है, छोटे लंबाई का, तो यही इतनी प्रक्रिया काफी है उसके प्रत्येक अंग तक जल को पहुंचाने के लिए। ठीक, लेकिन अगर पौधा बहुत लंबा है, यानी ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, तो क्या होगा, समझिए कि ये जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, ये वास्तव में इसकी दिशा क्या है वो समझिए। ये वास्तव में इस दिशा में ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, इस दिशा में ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इस दिशा में। क्लियर। तो अब देखिए कि जब इस दिशा में ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, उस समय इस जल के ऊपर एक और बल लगेगा। कौन सा बल वो होगा, वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पृथ्वी द्वारा उसके ऊपर लगाया जाएगा। क्या करने के लिए, नीचे की तरफ खींचने के लिए, है ना, कि प्रत्येक वस्तु जो नीचे की तरफ खींचती है वो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अब ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चढ़ रहा है ऊपर, है ना, तो उसका प्रभाव एक लेवल तक तो ये सहन कर लेगा, लेकिन एक लेवल, एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद ये बल पर्याप्त नहीं रहेगा उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उसको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देगा, है ना। अगर
कब? अगर पौधा बहुत ही लंबा है, काफ़ी ऊंचा है, वो वृक्ष है मान लीजिए बड़ा सा, तब ये कंडीशन आ सकता है। तब क्या होता है समझिए, तब ऐसा कौन सा बल लगता है जो इस जल को इस मिट्टी से, यानी कि जड़ जो धंसा हुआ मिट्टी में, वहां से लेकर के उस ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब हो पाता है। वो कौन सा बल होता है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग समझते हैं। ये समझिए कि ये पत्तियां हैं, ठीक, इनसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कब? जब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनता है ना, तो इनके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हैं जिसको स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं, उनसे वही स्टोमेटा खुलता है और उनसे O2 बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। ये होता है ना प्रकाश संश्लेषण के समय। इस प्रक्रिया को हम लोगों ने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को वगैरह को पीछे पढ़ा हुआ है बहुत ही डिटेल में, जिसका लिंक यहाँ आपको आई बटन पे दे दिया गया है, वहां से भी पढ़ सकते हैं फिर से उसको, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को। तो वहां पे बताया गया था कि जब O2 बाहर निकलता है ना उस स्टोमेटा से होते हुए, तो H2O यानी कि जल की भी मात्रा भाप बन के, यानी कि जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। तो यहां समझ लीजिए कि यहां जब स्टोमेटा खुलता है ना, तो यहां जल वाष्प भी बाहर निकलता है, यानी कि जल वाष्प के रूप में ऐसे बाहर निकलता है ना। ये सभी क्या हैं? ये हैं जल वाष्प। और जलवाष्प के रूप में पौधों के वायवीय भागों से और खास करके पत्तियों से जल की हानि को, यानी कि जलवाष्प के रूप में होने वाली जल की हानि को किस अंग से? जो पौधे के वायवीय भाग हैं उससे और खास करके पत्तियों से। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन। यानी कि जो पौधे का वायवीय भाग है और खास करके जो पत्तियां हैं उस पर जो उपस्थित स्टोमेटा है यानी पर्णरंध्र, वो जब खुलता है तो उसके अंदर से जो H2O जलवाष्प बन के बाहर बार बार निकलता है, तो वास्तव में जल की हानि ही तो हो रही है ना। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो अब देखिए, जब इन पत्तियों से, उनकी स्टोमेटा से जल वाष्प बन करके ऊपर बाहर निकलता रहता है, यानी वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, तो होगा क्या कि जिन कोशिकाओं से जल वाष्प बन के बाहर निकला है उन कोशिकाओं में जल की कमी आ जाएगी, आएगी ना। तो अब उस जल की कमी को पूरा करने के लिए अगल बगल क्या होगा? एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी एक चूषण बल उत्पन्न हो जाएगा, खिंचाव एक उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये भाग जो है ना जहां से जल की हानि हुई है, वो अगल बगल से जल को खींचेंगे अपनी तरफ। खींचेंगे ना, किस बल के कारण? चूषण बल के कारण या खिंचाव बल के कारण। एक ऐसा बल जो कि ये अपने अगल बगल लगाएगा, किस लिए? उस जल जो खत्म हुआ है उसके अंदर जल ना, उसको फिर से खींच करके प्राप्त करने के लिए, है ना। तो अगला पॉइंट वही लिखा गया है कि पत्तियों तथा पौधे के अन्य वायवीय भागों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की कमी होती है, जिसके फलस्वरूप एक चूषण बल उत्पन्न हो जाता है। एक चूषण बल का सीधा सा मतलब है सक्शन फोर्स, या सीधा का कह सकते हैं खिंचाव बल, है ना, क्योंकि ये अगल बगल से खींचेगा अपनी तरफ जल को, तो वो चूषण बल कहलाता है, जो कि जल की कमी के कारण इसके अंदर उत्पन्न हो गया। वो खींच रहा है चारों तरफ से, अपने तरफ जल को खींच रहा है। ठीक, और उसका प्रभाव अब देखिए कहां लगेगा? उसका प्रभाव वहीं लगेगा जहां जल की मात्रा अधिक होगी, है ना। तो जल की मात्रा अधिक कहां है? जाइलम में है ना। यहां जाइलम जो बनाया गया है, ये जो जाइलम बनाया गया ना, इसी में जल की मात्रा अधिक है ना। तो अब देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं, यहाँ की संरचना, ये अगल बगल से अपनी खींचेगा और धीरे धीरे उस खिंचाव का प्रभाव, उस चूषण बल का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? जिसमें जल की मात्रा अधिक है, यानी कि सीधा सा कह सकते हैं जाइलम पे पड़ेगा। जाइलम में भरे हुए ये जल स्तंभ जो है ना, उस जल पे पड़ेगा उस चूषण बल का प्रभाव, और उसी के प्रभाव से ये खींचते हुए ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो अगला पॉइंट वही एक्सप्लेन हुआ है कि इस चूषण बल के कारण या इस चूषण बल के प्रभाव से जल जाइलम से होता हुआ ऊपर की ओर जड़ से पत्तियों तक खिंचता हुआ चला जाता है। देखिए,
जाइलम में जो भरा हुआ जल है उस पर जब चूषण बल लगा, तो यानी कि खिंचाव बल, तो उसी चूषण बल के प्रभाव से क्या होगा, ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगा। किधर से शुरू हुआ था, जड़ से पत्तियों की ओर बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि पत्तियों में ही जल की कमी हुई है ना, खास करके पत्तियों से ही, स्टोमेटा से निकलता है जलवाष्प, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। और वो जल की कमी जहाँ जहाँ हुई है, ये ऊपर की तरफ तो बढ़ रहा है ऐसे, है ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे बढ़ रहा है, तो जल की कमी जहाँ जहाँ हुई है ना, वहाँ वहाँ ये पहुँचेगा। यानी कि इसके अंदर से पतली पतली और नलिकाएं निकली रहेंगी जाइलम की, जिसको यहाँ नहीं बनाया गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे एरो से इसको समझ सकते हैं कि जो जल की कमी हुई थी वो सीधे यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र हो गया। इसी में तो जल की कमी हुई थी ना, क्योंकि जलवाष्प बन के यहीं से निकल रहा है, और यहाँ से भी जल की कमी हुई है, तो यहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना। यहाँ भी क्या है, ये ट्रांसफ़र हुआ है H2O, यहाँ भी ट्रांसफ़र क्या हुआ H2O, ठीक। और ऊपर भी यहाँ से भी हो रहा है, तो यहाँ भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी समझ में आ गया ना। तो यानी कि इस तरह से जल और उसमें घुले हुए खनिज जो आयन है वो जाइलम से होते हुए वाष्पोत्सर्जन से जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है और जो यहाँ से नीचे से बल लग रहा है, ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है, इन सभी प्रक्रियाओं से होते हुए कहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचता है जहाँ पे जल की कमी हुई है, यानी पत्तियों में पहुँचता है। ये पहली प्रक्रिया हुई, ठीक। अब आते हैं फ्लोएम पे। अब देखिए क्या होगा, अब जब जल यहाँ चला जाएगा और उससे भोज्य पदार्थ का निर्माण हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, तब उस भोज्य पदार्थ को, अब देखिए वो पत्तियों में बना है, तो केवल पत्तियों में ही तो उसका यूज होना नहीं है, उस पूरे शरीर में, पौधे के पूरे शरीर में उसकी आवश्यकता है ना, क्योंकि पूरे शरीर में रेस्पायरेशन होगा और ऊर्जा प्राप्ति होगी, तो उस पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है जो वो बने हुए भोजन या निर्मित भोजन को पहुंचाने का काम करता है। वो कौन करता है, ये फ्लोएम जो संरचना बनी हुई है, ये रेड कलर से जो नलिकाएं जैसी संरचना है, ठीक। तो अगला पॉइंट वही बताता है कि जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जब यहाँ पहुँच गया ना H2O, सभी पहुँच गया मिनरल, तो जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में भोज्य पदार्थ निर्मित हो जाता है, तो फ्लोएम द्वारा उसे पौधे के विभिन्न भागों में चारों ओर पहुँचाया जाता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो जल के पहुंचने की प्रक्रिया दिखाई गई ना, वो किधर से किधर था, नीचे से ऊपर था। देखिए ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर। ये प्रश्न भी आता है कि जाइलम और फ्लोएम में वहन की दिशाओं का वर्णन कीजिए। तो जाइलम में जो वहन हो रहा है ना, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, वो केवल नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, जड़ से पत्तियों की ओर, नीचे से ऊपर। लेकिन फ्लोएम में जो वहन होता है ना, वो हर एक दिशा में होता है, क्योंकि पौधे के प्रत्येक भाग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मान लीजिए अभी भोजन बन गया है, यहाँ लिख सकते हैं भोज्य पदार्थ बन चुके हैं यहाँ, ठीक। किसके फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। और ये यहाँ से भोज्य पदार्थ कहाँ ट्रांसफर होंगे, फ्लोएम में ट्रांसफर होंगे। यहाँ भी बन चुके हैं भोज्य पदार्थ, और यहाँ से ये भी ट्रांसफर कहाँ होंगे, इस फ्लोएम में ट्रांसफर होंगे। यहाँ भी बने होंगे तो ये भी फ्लोएम में ट्रांसफर होंगे, ठीक। और यहाँ से अब देखिए, यहाँ से ये होते हुए नीचे भी आ सकते हैं, और यहाँ से होते हुए ये ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक। क्योंकि ऊपर अगल बगल चारों तरफ इनका वो होना है, वहन होना है, तो कुछ जगह नीचे भी दिखा दिया जाए और कुछ जगह ऊपर भी दिखा सकते हैं। यानी कि यहाँ से नीचे आएगा ऐसे, और यहाँ से अगर ऊपर आवश्यकता है तो ऊपर भी जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक। तो अब ये जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं फ्लोएम में जिनका वहन हो रहा है, वो क्या है, भोज्य पदार्थ हैं जो निर्मित हुए हैं पत्तियों में, ठीक। और इस प्रक्रिया को, जो निर्मित भोज्य पदार्थ का चारों तरफ वहन होता है फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम नलिकाओं से होते हुए प्रत्येक अंग में, पौधे के प्रत्येक अंग में जो भोज्य पदार्थ का वहन होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी पहुंचाया जाता है या ढोया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन
ट्रांसलोकेशन पूछता है, स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते किसे हैं, तो सीधा सा है कि जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में भोज्य पदार्थ निर्मित हो जाता है तो फ्लोएम द्वारा उसे पौधे के विभिन्न भागों में चारों ओर पहुंचाया जाता है। चारों ओर, देखिए नीचे भी, ऊपर भी, अगल बगल में भी चारों ओर पहुंचाया जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक, जो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। क्लियर। तो अभी आप बहुत ही शॉर्ट में देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि सॉइल से मिनरल आयन यानी कि खनिज आयनों का अवशोषण हुआ, किसके द्वारा, जड़ के अंदर। जड़ के अंदर जब आयनों की, खनिज आयनों की संख्या बढ़ी या मात्रा बढ़ने लगी तो उसके प्रभाव से जल भी यहाँ से मृदा से होता हुआ कहाँ, जड़ में पहुंचा, यानी अवशोषित हुआ, ट्रांसफर हुआ और वहां से वो पहुंचा कहाँ, जाइलम में। और जाइलम में ऊपर की तरफ बढ़ते हुए किसका निर्माण किया, जल स्तंभ का निर्माण कर दिया। ठीक, जल से एक स्तंभ, एक कॉलम बन गया और धीरे धीरे ये जल स्तंभ ऊपर की तरफ धकेला जाने लगा। और अब क्या हुआ कि यदि ऊंचे पौधे हैं, बहुत लंबे लंबे पौधे हैं, तो उसमें क्या है कि इस इतनी ही प्रक्रिया काफ़ी नहीं होती है जल के वहन के लिए या जल के पहुंचने के लिए उस टिप तक यानी पत्तियों तक। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है कि साथ ही साथ जो पत्तियां हैं और अन्य वायवीय भाग हैं जो पौधे के, उनके द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जल वाष्प बन के, जल का वाष्प जो है वहाँ से स्टोमेटा से बाहर निकलता रहता है निरंतर। और इस जल वाष्प के निकलने से यानी वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप क्या होता है, जल की हानि होती है। और जल की हानि जब होती है तो वहाँ पे एक खिंचाव बल, एक चूषण बल या सक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है, जाइलम पे पड़ता है। और उसी के प्रभाव से जाइलम में जो भरा हुआ जल है ना, वो खिंचता हुआ ऊपर पत्तियों तक चला जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक गिलास ऐसे लिया गया और इसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भर दिया। ये आप लोगों ने यूज भी किया होगा, कोल्ड ड्रिंक को या शरबत को इस गिलास में भर करके एक स्ट्रॉ लगा करके अगर पीना हो, एक स्ट्रॉ होता है ना, पतली सी पाइप, पतला सा पाइप होता है, उससे अगर पीना हो तो क्या करते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं ना। इस पे कौन सा फोर्स लगाते हैं, चूषण बल ही लगाते हैं। इस स्ट्रॉ पे हम लोग मुंह से क्या करते हैं, चूषण बल लगाते हैं, यानी इधर खींचते हैं, उसको खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण होता है, जिसका प्रभाव इस पे पड़ता है और यहां से खींचता हुआ क्या होता है, ये कोल्ड ड्रिंक या जो भी पेय पदार्थ है वो मुंह में जाना शुरू हो जाता है। तो वास्तव में वही खिंचाव बल यहां भी लग रहा है ना, जिसका प्रभाव कहां पड़ रहा है, ये स्ट्रॉ जैसी जो संरचना है, जो नलिका जैसी संरचना है जिसका नाम है जाइलम, उस पे लग रहा है और उसमें भरे हुए जो जल हैं वो सीधे सीधे खींचते हुए चले जा रहे हैं पत्तियों में। और वहां पे जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण हो जा रहा है तो उस भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है या वहन किसके द्वारा हो रहा है, फ्लोएम द्वारा हो रहा है। और क्योंकि उस भोज्य पदार्थ की आवश्यकता सभी अंगों को है तो प्रत्येक अंग में चारों तरफ उसका क्या होता है, उसको पहुंचाया जाता है फ्लोएम द्वारा। और इस प्रक्रिया को, जो भोज्य पदार्थ के फ्लोएम द्वारा चारों तरफ, पौधे के चारों तरफ पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसे कहते हैं स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। क्लियर। हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर। तो ये तो रहा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में वहन। और इसी के साथ वहन की जो प्रक्रिया चल रही थी ना, ये जो प्रोसेस चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन, वो समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, यानी मानव में उत्सर्जन, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन यानी मानव में उत्सर्जन के एक्सप्लेनेशन के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।